सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखा था, जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट को देखा था। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस को समझेंगे और बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और उसके रूल्स को समझेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम ऐसा होता है कि अगर हम किसी से पूछते कि केमिकल इक्वेशंस क्या है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और हमें क्या बताएगा, ज़्यादातर लोग हमें क्या बताता है, केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन हमें देख करके बताता है कि वो केमिकल इक्वेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है? ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में भी इसका डेफिनेशन को देखा था। ठीक है, आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो भी बिल्कुल अलग होता है, जिससे मिल करके वो बना है उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे हमारे पास क्या है, अब इस केमिकल रिएक्शंस में क्या है, क्या लिए हम लोग, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज के फॉर्म में जो लिखा गया है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर हम केमिकल रिएक्शन को सीधी भाषा में समझे तो अगर लैंग्वेज में कहा गया कोई भी रिएक्शन क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में या फिर किसी फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लिख करके दे देते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। अगर हम केमिकल रिएक्शंस को किस फॉर्म में लिखे, सिंबल्स के फॉर्म में लिखे या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे। ठीक है, अगर फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला लिखे और अगर सिंबल्स हो तो सिंबल लिखे। अगर इन सब के फॉर्मेट में हम लिखते तो ये हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे ये वाला जो हमारा केमिकल रिएक्शन था, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब बताइए, ये जो Mg है ये किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का। ये जो O है ऑक्सीजन, ये किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। और ये MgO ये क्या हमारा फॉर्मूला है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यही था हमारा डिफरेंस इन दोनों के बीच में, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में। केमिकल रिएक्शंस लैंग्वेज होता है, अगर हम बोल रहे हैं किसी भी रिएक्शंस को तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशंस क्या है, यदि हम किसी भी रिएक्शंस को सिंबल या फॉर्मूले के रूप में लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशंस कहलाएगा। अच्छा बना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल देन द रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि रिएक्शंस के लेफ्ट साइड में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाता है और रिएक्शंस के राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार रिएक्टेंट में जो भी प्रोडक्ट मौजूद होगा, ठीक है, जितने क्वांटिटी में मौजूद होगा उतना ही इधर भी होना चाहिए, जिस मास में होगा उसी मास में इधर भी होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहलाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल फिर से वैसे एग्जांपल है। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या इसमें जितना मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में है उतना मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में है? तो हाँ, ये तो है। लेकिन क्या ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जितना है उतना प्रोडक्ट में है? तो नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो ये है हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन हमारा कैसा है, स्केलेटल इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे यदि हम 2 लिख देते हैं तो अब हुआ क्या, मैग्नीशियम हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन ही हमारा 2 हो गया। आगे में जो 2 लिखा जाता है ये मल्टीप्लाई में हो जाता है दोनों के साथ, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं कि क्या
सही है या नहीं है। 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन बट एक ही मैग्नीशियम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी यदि हम 2 लिख देते हैं तो अब हमारा ये क्या बन चुका है, अब हमारा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुका है। तो हमने क्या किया, स्केलेटल इक्वेशंस को बैलेंस्ड इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग आने वाले हैं किस पे, कि हम लोग आखिर इतने सारे इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, उसके रूल्स के ऊपर। ठीक है, बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, और उस बेसिस पे हम लोग बहुत सारा रिएक्शंस को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं कि इसे सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी जो लिखे उसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक फॉर्मेट बना लेना होता है, एक लाइन बना करके रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, और इस पूरे रिएक्शन में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे हम इधर साइड में लिखेंगे। अगर इसमें सल्फर प्रेजेंट होता या कुछ और प्रेजेंट होता तो इधर ऐसे लिखते जाते। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है, तो कितना हाइड्रोजन दिख रहा, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, 2 लिखेंगे। अब देखेंगे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है और ये 1 है, तो सबसे पहले हमें किससे बैलेंस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 है तो इसे भी कितना होना चाहिए था, 2। तो चलिए अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत ये होता है कि हम यदि प्रोडक्ट में किसी भी एलिमेंट में कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं सब में मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये 2 यहाँ नहीं लिखाएगा और ना ही यहाँ लिखाएगा। ठीक है, ये हम कहाँ लिखेंगे, ये हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4। जब इधर 4 है तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, 4। तो इसके वजह से हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया है, 4, और इधर कितना हो गया है, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, और इधर भी कितना हो चुका है, 4, और इधर भी 2। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट में क्या मल्टीप्लाई किए थे, 2, किस में, हाइड्रोजन में, तो यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, ऑक्सीजन में कुछ किए क्या, नहीं, 2 का 2 ही है, 2 का 2 ही है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट में ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक। ठीक है, इसका रिएक्शन होने के बाद क्या बना, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा एसिड और ये मेटल है। तो एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल्स के साथ होता है तो मेटल का सोल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे उसी तरीके से जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल्स में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जिंक रिएक्टेंट साइड में कितना है, तो जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 4 है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में जिंक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। तो हमें यह पता चला कि ये जो हमारा रिएक्शन है ना, ये जो हमारा रिएक्शन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके हमें इस इक्वेशंस को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं।
तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस एग्जांपल में हमने क्या लिया, मीथेन लिया है और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया, जिसमें बना क्या, CO2 और वाटर बना, ठीक है। तो हम रिएक्शन पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं कहाँ पे, इसके बैलेंसिंग पे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये रिएक्शंस बैलेंस्ड है, ठीक है। तो हमने तरीका बताया, तो उस तरीके के अकॉर्डिंग हमने इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट था उसे लिख लिया, ठीक है। अब उसके क्वांटिटी को लिखते हैं कि कार्बन कितना है। तो कार्बन इधर एक ही है, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब हम इधर भी लिखेंगे कार्बन कितना है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है। तो ऑक्सीजन जरा देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पे 2 है और इधर यहाँ पे 1 है, तो ये ओड नंबर में आ रहा है। तो ओड नंबर वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेते हैं, सिर्फ लिखते हैं कितना, 1, ठीक है। या 3 लिख दे क्या, चलिए 3 लिख देते, 3, ये दोनों को हम ले लिए, ठीक है। फिलहाल इसमें दोनों को हम ले लिए, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको 2 + 1 करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट साइड में हमारे, लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन है 2। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गया, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 2, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, ठीक है। अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो चुका है हमारे पास, 4 हो चुका है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, इधर भी रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये हो चुका है हमारा पूरी तरह से बराबर। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4, मतलब ये पूरी तरह से हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब लास्ट और एक आखिरी एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा और खतरनाक होगा इससे, ठीक है। उसको देखते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास ये रिएक्शंस गिवन है और हम इस रिएक्शन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे, उसके नंबर्स को लिखेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कॉपर, तो इतना सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो अब हम इसके नंबर्स को लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो कॉपर इसमें कितना है, कॉपर रिएक्टेंट साइड में 1 है। सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 और 1 5 है। हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 1 है। सोडियम कितना है, तो सोडियम भी 1 है, ठीक है। अब हम इसी को हम प्रोडक्ट साइड में काउंट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में यदि हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। सल्फर कितना है, तो सल्फर 1 है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है। और जब भी ये ब्रैकेट में होता है तो यहाँ पे जो बाहर में होता है ये दोनों का होता है, मतलब हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और सोडियम कितना है, सोडियम भी 2 है, ठीक है। तो हमारे पास अब इतने सारे एलिमेंट्स के लिस्ट हैं और अब इसे हम बैलेंस करने वाले हैं। तो अब हम इसे देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि प्रोडक्ट साइड में जो सोडियम है वो 2 है और यहाँ जो सोडियम है रिएक्टेंट साइड में ये 1 है। तो हम यदि इसे बैलेंस करने जाएं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो सोडियम में तो मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हमारा हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। और ये जैसे ही ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2, और पहले से ऑक्सीजन कितना था, 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो अब हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन को और बढ़ा देते हैं तो कितना हो गया, ये 6। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन जो कि इतना बड़ा दिख रहा था ये बहुत ही आसानी से तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है।
लेकिन हमें ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि आखिर हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो हम आपको एक बात और बताते हैं कि इन सब इक्वेशंस को बैलेंस करने का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लेवोइजियर, इसने मास कंजर्वेशन लॉ दिया था, जिस लॉ को हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था और इसका वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, इसने क्या कहा था कि किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जो एटम का मास होता है वो ना तो बनता है ना तो बिगड़ता है, मतलब ना तो वो क्रिएट होता है ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन लॉ हमें किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 वाले वीडियो में।